इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है ये बीमारी, क्यों होती है ये बीमारी, इसके लक्षण क्या हैं, आप कैसे इसको पहचान सकते हैं कि ये बीमारी आपको हो गई, और अगर हो गई तो क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे इस बीमारी का इलाज हो सकता है, कैसे जांच हो सकती है, और अगर किसी को ये बीमारी है तो आगे चल के उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स शरीर में आ सकते हैं। ये सब जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को देखिए, ये जानकारी हासिल कीजिए। आधुनिक विज्ञान के साथ साथ अपने घरेलू उपचार, एक्सरसाइज और आयुर्वेद से भी जो भी संभव है अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि प्रेमचंद काछेला अस्थमा या एलर्जी के बारे में आपसे थोड़ा बात करूंगा। वैसे मैं हूं कार्डियोलॉजिस्ट, पर बहुत सारे लोग मेरे पास छाती दर्द, सांस फूलना ये लेके आते हैं, फिर बाद में जांच करने पे पता चलता है कि इनको अस्थमा है, कुछ एलर्जी है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि कैसे होता है अस्थमा, होता क्या है अस्थमा, एलर्जी क्या होता है। तो अस्थमा या एलर्जी एक तरह से आप समझिए कि ये बॉडी का रिएक्शन है, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसके प्रति आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, मतलब बॉडी को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है। मान लीजिए कि आप जैसे ही पनीर खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपने पनीर खाया और आपको शरीर में खुजली होने लगा, अगली बार फिर पनीर खाया, फिर खुजली होने लगा। 2-3 बार के बाद आप पहचान जाते हैं कि भाई पनीर से आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है। इसमें पनीर की कोई गलती नहीं है। पनीर जैसा भगवान ने बनाया है, जैसा लोग बना रहे हैं वैसा ही है। दूसरे लोग खा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप खा रहे हैं तो आपके शरीर में खुजली हो रही है। ये आपके शरीर की बनावट भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो पनीर को नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये मेनली है हेरिडिटरी, आपके माता पिता के जीन्स के थ्रू आपका शरीर ऐसा बना है कि वो किसी चीज़ से रिएक्ट कर रहा है। तो एलर्जी कई प्रकार की होती है। नाक की एलर्जी होती है, जिसमें काफ़ी लोगों को सुबह सुबह नाक बहने लगता है, काफ़ी लोगों को दिन भर नाक बहता है, काफ़ी लोगों को किसी एक मौसम में नाक बहने लगता है कि भाई अक्टूबर से दिसंबर 3 महीना मेरा नाक बहता है। एलर्जी सिर्फ गले का हो सकता है कि जब भी मौसम बदलता है मेरे गले में खराश हो जाता है, गले में फंसा फंसा लगने लगता है। वो भी किसी मौसम में भी आ सकता है, अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है। किसी किसी को एलर्जी रहता है लंग्स का, जिसमें सांस फूलता है, जिसको हम अस्थमा बोलते हैं अगर वो ज़्यादा हो जाए। ऐसे ही एलर्जी स्किन का भी हो सकता है, बहुत रेयर, लेकिन एलर्जी पेट का भी हो सकता है, पैरों का भी हो सकता है। किसी किसी को सारे एलर्जी एक ही शरीर में मौजूद रहते हैं कि उसका नाक भी बहता है, गला भी खराश होता है, सांस भी फूलता है, स्किन में भी उसके आ जाते हैं। तो अब बात आती है कि एलर्जी को अगर हम कंट्रोल ना करें तो क्या नुकसान करेगा। इसमें देखिए परमानेंट नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आप तकलीफ़ में रहेंगे। आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, आपका नाक बह रहा है 3 महीने, पूरा दिन आप तकलीफ़ में रहेंगे, आपका दिनचर्या बाधित रहेगा, आपका गला खराश रह रहा है, हर जगह बात करने में आपको साफ़ करना पड़ रहा है गला, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं एलर्जी को। इसी तरह लंग्स की एलर्जी अगर कंट्रोल ना हो तो सांस फूलने लगता है, आदमी को चलने में दिक्कत हो सकती है। कभी कभार ज़्यादा सांस फूलने से आदमी को भर्ती भी होना पड़ सकता है, और वेरी रेयरली अस्थमा से मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है अगर अस्थमा ज़्यादा बढ़ जाए। तो अगर सांस फूलना या अस्थमा आपके एलर्जी का हिस्सा है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। जो डॉक्टर आपको सलाह दे वो करिए। अब हमको करना क्या चाहिए एलर्जी में। देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको पहचानना है। ये डॉक्टर नहीं कर सकता, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है।
हो सकता है आप पनीर खा रहे हैं बार बार, आपको बार बार पनीर से एलर्जी हो सकता है आपको केले से एलर्जी हो सकता है आपको बैगन से हो। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई मैं एक बार देख लिया, जब बैगन खाया था तो सांस फूल गया या गला खराश हो गया, अगली बार बैगन खाया फिर गला खराश हो गया, तीसरी बार खाया फिर हो गया। 3-4 बार आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है और इसको दूर रखना है। ये चीज़ खाने की भी हो सकती है, लगाने की भी हो सकती है। डीओ हो सकता है, टेल्कम पाउडर हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है। ये चीज़ साबुन भी हो सकता है कि आप साबुन से नहा के निकले, उसके बाद 3-4 घंटा आपका छींक नहीं बंद होता है, या फिर आपको उस समय सांस बहुत फूलने लगता है, उस साबुन की खुशबू आपके चल रही है, आपके नाक के थ्रू आपके शरीर में जा रही है। ये आपका तेल हो सकता है, उसकी खुशबू से आपको एलर्जी हो सकती है। ये चीज़ पेड़ पौधे भी हो सकते हैं कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी खुशबू से, जिसके पॉलन से आपको एलर्जी है। जिस समय से आप इस जगह पे आए हैं, इस घर में आए हैं, आपको एलर्जी हो रही है, तो पहचानना पड़ेगा। आपके बैल्कनी में गेंदे का फूल एलर्जी का कारण हो सकता है, गुलाब का फूल एलर्जी का कारण हो सकता है। ये पहचानना आपका काम है। तो जब आपने पहचान लिया तो प्लीज़ जिस चीज़ को पहचान लिया उससे दूर रहिए। लास्टली जो सबसे कॉमन है वो है मौसम का एलर्जी। अब चीज़ों को हम पहचान सकते हैं, पहचान आप मौसम को भी सकते हैं, लेकिन मौसम से आप दूर नहीं रह सकते। अब अगर आपका हर साल जुलाई अगस्त सितंबर में 3 महीने बरसात में आपका गला खराश रहता है, पहचान तो लिया हमने, लेकिन मौसम से दूर कैसे रहे? तो उस समय आपको कुछ दवा खाना पड़ेगा। 3 महीना एक सिंपल टैबलेट खाते रहिए, आप कंफर्टेबल रहेंगे। अब हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमें एलर्जी कम हो? एलर्जी को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। आपके जीन्स में है, हम आपका जीन्स नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एलर्जी को कम करती हैं, जैसे जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग। अगर ये सब आप चाय में डाल के पिएं या फिर उसका काढ़ा बना के पिएं रोज़, जिस मौसम में आपको एलर्जी होती है, 12 महीने नहीं पीना है आपको। मान लीजिए आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एलर्जी ज़्यादा होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 1 कप काढ़ा पी लीजिए इन 4 चीज़ों को मिला के, आपका एलर्जी बहुत कंट्रोल रहेगा। च्यवनप्राश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एलर्जी को कंट्रोल रखती है। अश्वगंधा, मुलेठी, अजवाइन, सौंफ, ये सब उसमें मिक्स रहता है, बहुत सारी चीज़ें। आप आधा चम्मच च्यवनप्राश भी खा लें अपने एलर्जी के मौसम में पहचान के, आपका एलर्जी बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा। क्या नहीं खाना चाहिए? लेकिन नहीं वो चीज़ खाना है जिसको आपने पहचान लिया। आम तौर पे ठंडी चीज़ें, दही, केला, अमरूद, नारियल और ठंडे तापमान वाली चीज़ें, इन सब से एलर्जी ज़्यादा होती है। पर ये पहचानना आपको, अगर आपको दही से नहीं है खा सकते हैं, आप दही खा रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, मेरी तरफ से कोई परहेज़ नहीं है दही के लिए, लेकिन आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी हो रही है, उसको बंद करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ये 5 चीज़ें बंद कर दीजिए। अब बात आती है कि घर पे आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि अगर आपको गेंदे का फूल, गुलाब का फूल पेड़ पौधों से है, उनको दूर रखिए, उस बैल्कनी में मत जाइए। दूसरा, जिसको अस्थमा एलर्जी रहता है उसको ना अपने घर का सफाई थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। मतलब कि जैसे आदमी बिस्तर रोज़ झाड़ता है लेकिन गद्दा उठा के नीचे नहीं झाड़ता, अस्थमा एलर्जी वाले लोगों को हफ्ते में 1 बार अपना गद्दा उठा के नीचे से पूरा झाड़ना है। दीवार पे जितने भी तस्वीर लगा हुआ है, दीवार घड़ी लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, इसके पीछे धूल जम जाती है, पंखों पे धूल जम जाती है। ये आपको वीकली साफ़ करना होगा। आपके घर में धूल नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, उनकी माइट डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। आपको ये सब चीज़ें अपने रूम में जहाँ आप रहते हैं, चाहे ऑफिस हो चाहे घर का जो रूम आपका पर्सनल रूम है, उसको इस तरह से साफ़ रखना है। दूसरा, कारपेट आपको नहीं यूज़ करना है। कारपेट को लोग महीनों सालों तक भी साफ़ नहीं करते हैं, उसमें छोटे छोटे कण धूल के जमा होते हैं, माइट डस्ट जमा होता है और एलर्जी होती है। वो रखना ही नहीं आपको घर में, मतलब जहाँ पे हो आप मत जाइए।
अब बात आती है कि इसके इलाज कैसे करें। देखिए, इलाज शुरुआत में अगर हल्का फुल्का है, सिर्फ नाक गले का है, तो हम लोग टैबलेट देते हैं। एक आध टैबलेट कफ सिरप 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए दिया, सब ठीक। लेकिन किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लंग्स का भी एलर्जी होता है, उसका सांस फूलने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को इन्हेलर दिया जाता है। 95% लोग इन्हेलर लेते ही नहीं है लिखने के बावजूद। वो सोचते हैं कि हम एक बार लेंगे ना, फुसफुस हमको आदत हो जाएगी। यहाँ गलत धारणा क्या है कि आदत दवाई की होगी। इस दवाई में कोई भी अफीम जैसा नशा नहीं है, दारू जैसा नशा नहीं है, गांजा जैसा नशा नहीं है कि इसकी आदत हो जाए। ये अस्थमा आपके शरीर की बनावट के, आपके जीन्स के कारण है, ये नहीं बदलने वाला। आप दवा नहीं लेंगे तब भी आपके मरते दम तक आपके साथ है, दवा लेंगे तब भी अस्थमा आपके साथ है। लेकिन दवा लेंगे तो आप कंफर्टेबल हैं। दवा से बीमारी कंटिन्यू नहीं होगी, बीमारी तो आपके जीन्स से, आपके माता पिता के थ्रू आई है, 80 की उम्र तक आपके साथ रहेगी। लेकिन दवा लेंगे कंफर्टेबल रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि हम आपके शरीर की बनावट नहीं बदल सकते। चीज़ों को पहचान के एलर्जी को कम किया जा सकता है। जिस मौसम में आपको एलर्जी हो, मान लीजिए आपको सिर्फ अक्टूबर नवंबर में एलर्जी हो रही, सिर्फ उसी 2 महीने ही आपको इन्हेलर लेना है, बाकी 10 महीने नहीं लेना। और उस 2 महीने लेने से बाकी 12 महीने का आदत नहीं होगा। लेकिन आपका एलर्जी अगर 12 महीने रहता है या साल में 8 महीने रहता है, तो साल में 8 महीने इन्हेलर लेना पड़ेगा। ज़्यादा हो गया तो आपके नहीं लेने से अस्थमा ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा खींचेगा नहीं, 25 साल की उम्र में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 80 की उम्र तक चलना है इसको आपके साथ। हाँ, ये हो सकता है कि रांची में आपको एलर्जी हो रही है, आप भविष्य में बॉम्बे शिफ्ट हो गए, वहाँ नहीं हुआ, वहाँ के मौसम से, वातावरण से नहीं हुआ आपको, बिल्कुल हो सकता है। तो ये टैबलेट, इन्हेलर, इसकी कोई आदत नहीं लगती। अगर आपके शरीर की ज़रूरत है, आपको दिया जाए, प्लीज़ कंफर्टेबल रहिए। एक इन्हेलर अपने घर पे सुबह एक पफ ले लिया, पूरा दिन कंफर्टेबल बीत रहा है, न सांस फूल रही है, न खांसी हो रहा है, कंफर्टेबल रहिए ना। इसको ज़बरदस्ती आदत लग जाएगी बोल के छोड़िए मत। लक्षणों के आधार पे इसको कम किया जाएगा। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, हमको आपके लंग सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है, हम दवा को घटाएंगे, फिर और घटाएंगे, फिर बंद कर देंगे। आपके लक्षण जैसे आएंगे वैसे आएंगे। हमारी कोई मर्जी नहीं है कि इसको 12 महीने चलाया जाए, 2 महीने चलाया जाए। जैसे आप कंफर्टेबल हो गए, हम कम कर देंगे दवा। फाइनली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम एलर्जी टेस्ट करा लें, उससे पता चल जाएगा कि हमको किससे एलर्जी है, बैंगन से है कि मिर्च से है। पहली बात तो ये टेस्ट ना 100% श्योर नहीं है। ये टेस्ट आपको कन्फर्मेटरी नहीं, एक आइडिया दे सकती है, कंफर्म नहीं बोल सकती है। तो ये टेस्ट कराना से ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद पहचानिए। जिस चीज़ को आप पहचान लें उसको दूर रहिए। और अगर एलर्जी टेस्ट होता है और कंफर्म होता है कि हाँ, तो उसके आधार पे कभी कभार एक एलर्जी मिटाने का वैक्सीन भी बनाया जाता है। वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में हम लोग करते हैं, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, कॉस्ट ज़्यादा लंबा नहीं है। 15-20 हज़ार 25 हज़ार का खर्चा आता है उसमें टोटल मिला के, टेस्ट प्लस वैक्सीन मिला के। तो अगर आपका दवाइयों से और प्रिकॉशन से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम डेफिनेटली वैक्सीन के बारे में जा सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी आपको खुद पहचानना है और जब दवाई बताई जाए तो कृपया उसको लीजिए। धन्यवाद। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी जानकारियाँ हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पे भी उपलब्ध हैं, वहाँ पे भी आप इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप जानकारी के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखिए। जानकार बनिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।